हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी बीए सेकेंड ईयर की पॉलिटिकल साइंस की क्लास है और आज हम जो यहाँ पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक वो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का उच्च सदन, ऊपरी सदन। जो लास्ट चैप्टर था उसमें हमने ब्रिटिश संसद के निम्न सदन यानी कि निचले सदन के बारे में चर्चा की थी, जिसका नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स या उसे कॉमन सभा भी कहा जाता है। और आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो ब्रिटिश संसद के ऊपरी सदन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, जो ब्रिटिश संसद है बाइकैमरल है, द्विसदनीय है। ऊपरी सदन लॉर्ड सभा कहलाता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। इसके जो सदस्य हैं उनके नाम से पहले सम्मानपूर्वक लॉर्ड शब्द का प्रयोग किया जाता है, महिलाओं के लिए लेडी शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसे पहले एक कुलीन तंत्रीय संस्था कहा जाता था। कुलीन तंत्रीय संस्था क्यों? क्योंकि जो उसकी सदस्यता थी उसका आधार वंशानुगत था, यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स की तरह इसके सदस्य निर्वाचित नहीं होते थे, जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं होते थे, बल्कि देश के कुछ ऐसे गणमान्य लोग होते थे जिनको या तो वंश परंपरा से लॉर्ड की पदवी मिली हुई होती थी, या वो पुरोहित वर्ग के अधिकारी होने के नाते, इस पद पर होने के नाते लॉर्ड सभा के सदस्य माने जाते थे, या फिर किसी विशेष योग्यता, देश की सेवा इत्यादि के आधार पर उनको जीवन भर के लिए इसके सदस्य के रूप में यानी कि लॉर्ड के रूप में मनोनीत कर दिया जाता था। लेकिन एक एक्ट लाया गया, हाउस ऑफ लॉर्ड एक्ट 1999 में, जैसा कि आप पेज के सबसे नीचे देख रहे हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड एक्ट 1999। इस एक्ट के द्वारा एक परिवर्तन किया गया। वो क्या परिवर्तन किया गया? कई सैकड़ों सालों से उन सदस्यों को जिनको कि अपनी सदस्यता विरासत में मिली हुई थी, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, आनुवंशिकता के आधार पर मिली हुई थी, तो उस अधिकार को प्रतिबंधित किया गया। तो जैसे अक्टूबर 1999 में जो उसकी सदस्य संख्या थी वो 1330 थी, वो घट कर के मार्च 2000 में 669 यानी कि 669 पर आ गई। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 775 के आसपास है। एग्ज़ाम में आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि लॉर्ड सभा की सदस्य संख्या कितनी है, ये घटती बढ़ती रहती है, फिक्स नहीं है। लेकिन हाउस ऑफ कॉमन्स की जो सदस्य संख्या है वो क्या है? फिक्स है। और वो कितनी है? 650। तो इस एक्ट के द्वारा सदस्यता पर इस तरीके से परिवर्तन किया गया। तो 92 मेंबर्स ऐसे हैं जो कि आनुवंशिक आधार पर जिनको अनुमति मिली हुई है सदन में रहने की। आगे हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो लॉर्ड सभा की जो सदस्य संख्या है, मेंबरशिप है, वो फिक्स नहीं है। लॉर्ड सभा का जो अध्यक्ष है 2006 तक वो कहलाता था लॉर्ड चांसलर, लॉर्ड चांसलर कहलाता था। लेकिन उसके बाद में इस पद का नाम परिवर्तित करके लॉर्ड चांसलर के स्थान पर कर दिया गया लॉर्ड स्पीकर, यानी कि अब जो उसका पदाध्यक्ष है वो कहलाएगा लॉर्ड स्पीकर। आगे हम बात करते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड के कार्य और शक्तियों के बारे में, उसकी पावर्स और फंक्शंस के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला जो इसका कार्य है वो है विधि का निर्माण, कानून का निर्माण। देखिए, पहले क्या था कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड की शक्तियाँ थी बहुत ज़्यादा थी, बहुत विस्तृत थी, लेकिन विभिन्न एक्ट्स के द्वारा, कानूनों के द्वारा उसकी शक्तियों को सीमित किया गया। तो वर्तमान में इसकी शक्तियाँ क्या हैं? जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे पहला कानून निर्माण के बारे में अगर हम बात करें लॉर्ड सभा की शक्तियों के बारे में, तो वो बहुत सीमित है। यह साधारण विधेयक को 1 वर्ष तक रोक सकती है। अच्छा, जो इसके द्वारा कोई संशोधन सुझाया जाता है उसको मानना न मानना ये सब भी किस पे डिपेंड करता है? निम्न सदन पे, कॉमन सभा पे डिपेंड करता है।
इस सदन में विधेयकों पर उच्च स्तर का विचार विमर्श होता है। कई महत्वपूर्ण मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर ये एक तटस्थ भाव से विचार विमर्श करती हैं। आगे हम बात करते हैं इसकी वित्तीय शक्तियों के बारे में, फाइनेंशियल पावर्स के बारे में। तो देखिए, जो कॉमन सभा है, जो हमने साधारण विधेयक के बारे में बात की, तो जो उच्च सदन है यह साधारण विधेयक को 1 वर्ष तक रोक सकता है, और जो धन विधेयक होते हैं इनको 1 माह से ज़्यादा नहीं रोक सकता है। तो ये थी इसकी फाइनेंशियल पावर। फिर आगे बात करें इसकी कार्यपालिका शक्तियों के बारे में। तो जो लॉर्ड सभा के सदस्य हैं, जिस प्रकार से निम्न सदन के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, आलोचनाएं कर सकते हैं, उस प्रकार से लॉर्ड सभा के सदस्यों को भी कॉमन सभा के सदस्यों की भांति मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त है। शासन की नीतियों पर, कार्यों पर खुला वाद विवाद कर सकती हैं, आलोचनाएं कर सकती हैं। तो पहले लॉर्ड सभा जो थी, इसको कॉमन सभा की तुलना में शक्तियाँ प्राप्त थी, लेकिन जैसे जैसे लोकतांत्रिक विकास हुआ तो इसकी शक्तियाँ जो थी वो छिनती गई तथा कॉमन सभा की शक्तियाँ बढ़ती गई। देखिए, ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि जो कॉमन सभा है, हाउस ऑफ कॉमन है, उसके सदस्यों का जो उसकी सदस्यता होती है वो किस आधार पर होती है, उनको जनता के द्वारा चुना जाता है प्रत्यक्ष रूप से। तो जाहिर सी बात है कि कॉमन सभा की शक्तियाँ लोकतांत्रिक विकास के फलस्वरूप अधिक होनी भी चाहिए। तो इन उपयुक्त शक्तियों को अगर हम देखें तो हाँ, ये प्रतीत होता है कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में जो लॉर्ड सभा है वो एक शक्तिहीन, महत्वहीन संस्था बन गई है। वास्तव में क्या है कि लॉर्ड सभा की जो शक्तियाँ हैं वो इतनी सीमित हैं कि जन सामान्य की इच्छा को कार्यान्वित करने में कोई विशेष बाधा उपस्थित नहीं करती हैं। लॉर्ड सभा कभी भंग भी नहीं होती है। तो ये ताज के समान क्या है, एक निरंतरता का साधन बनी हुई है। उच्च कोटि का विचार विमर्श होता है। इसमें क्या होता है कि जो देश के टैलेंटेड लोग हैं, योग्यता प्राप्त लोग हैं, प्रतिभाशाली लोग हैं, उनकी योग्यता से लाभ उठाने का अवसर प्रदान करती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो लॉर्ड सभा है इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क क्या है। वर्तमान में ये महत्वपूर्ण संस्था है या महत्वहीन संस्था बन गई है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम लॉर्ड सभा के विपक्ष में तर्क रखते हैं, इसके विपक्ष में बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि यह अप्रजातांत्रिक है। इसकी सदस्यता का एक आधार क्या है, वंशानुगत, वंश के आधार पे। दूसरा, इसका जो आलोचना की जाती है वो है कि यह अनुपस्थिति सदन है, क्योंकि देखो लॉर्ड सभा की जो अधिकांश सदस्य होते हैं वो इसकी कार्यवाही में अनुपस्थित रहते हैं। तीसरी, इसकी आलोचना की जाती है, विपक्ष में तर्क दिया जाता है कि शक्तिहीन सदन है। वित्तीय क्षेत्र हो, कार्यपालिका क्षेत्र हो, हमने इसके बारे में अध्ययन किया तो इसकी शक्तियाँ कैसी है, नगण्य हैं। इसकी अनुमति के बिना भी साधारण विधेयक हो चाहे वित्त विधेयक हो, वो सब कानून का रूप धारण कर सकते हैं। हालांकि ये उनमें संशोधन तो कर सकती है, लेकिन निम्न सदन यानी कि हाउस ऑफ रिपब्लिक, जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, वो इसे स्वीकार करे या अस्वीकार करे, वो दोनों कर सकता है। स्वीकार भी कर सकता है या अस्वीकार भी कर सकता है। मंत्रिमंडल इसके प्रति उत्तरदायी नहीं है, कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी है। चौथा पॉइंट है कि इसमें जनसाधारण का प्रतिनिधित्व नहीं है। तो विंस्टन चर्चिल जो हैं, उन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड के बारे में एक बात कही थी, एक कोटेशन है कि यह अप्रातिनिधिक, अनुत्तरदायी और अनुपस्थित सदन है। ये विंस्टन चर्चिल की कोटेशन है। अब हम आगे बात करते हैं इसके पक्ष में। अगर हम तर्क दें कि लॉर्ड सभा जो है इसका अपना एक महत्व है, तो उसके पक्ष में क्या तर्क दिए जा सकते हैं। देखिए, इस सदन में ज्ञान, कुशलता, अनुभव, उनको स्थान दिया गया है। तो हमें जो इसके सदस्य हैं उनके अनुभव से, उनके ज्ञान से हमें परिचित होने का
उससे फ़ायदा उठाने का एक मौका मिलता है। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट है कि यह विचार विमर्श करने वाली प्रतिष्ठित सभा है। किसी भी कानून के बारे में बनने से पहले यह उस पर खुल कर के पर्याप्त समय लेकर के विचार विमर्श कर सकती है। इसके अलावा यह सरकार की नीतियों को संतुलित बनाने में सहायक है और कुछ हद तक ये ऐसा भी कार्य करती है कि सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाती है। तो ये इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क है। और आज जो हमने अध्ययन किया वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बारे में अध्ययन किया। बाकी के नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।